सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो आज का टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूटिलाइज्ड इन फील्ड वर्किंग इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो एग्जामिनर हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि जो लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फील्ड वर्किंग में, उनकी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की जानकारी यहाँ पे नहीं, सिर्फ वही नहीं हासिल करनी है, बल्कि हम कंप्यूटर्स को और डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो भी कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे यूज़ होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे यूटिलाइज होती है, वो चीज़ आपको समझनी है। ये बेसिकली यहाँ से एग्जामिनर आपको पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें इस टॉपिक में क्या सीखना है। देखो, मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ टॉपिक का। सबसे पहले अगर आपको एक फॉरेस्ट पैच को, ये मान लो एक फॉरेस्ट पैच है, इसको आपको मैनेज करना है, कंजर्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? द बेसिक थिंग इज आप यहां से डेटा कंपाइल करोगे, आप बेसलाइन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इस फॉरेस्ट से। तो उस डेटा को फिर कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए फिर आपको उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालिसिस के बाद जो भी आपके सामने यूजफुल इंफॉर्मेशन आएगी, उस बेस पर फिर आप प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे इस फॉरेस्ट पैच में कैसे मैं मैनेज करूं, कौन से प्लान्स लाऊं, कौन सी पॉलिसीज फ्रेम करूं। उस बिना पर आप जो है डिसीजंस ले पाओगे। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट कि आप सबसे पहले आपको बेसलाइन इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, जिस बेस पर फिर आप फॉरेस्ट को मैनेज कर पाओगे। क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो मेरा फॉरेस्ट है, यहाँ अभी प्रेजेंटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, प्रेजेंटली मेरे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है। तो उस हिसाब से फिर मैं कंजर्वेशन स्टार्ट करूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे पता हो कि मेरे पास क्या डेटा अवेलेबल है, क्या फॉरेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर उन्हीं फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैं स्टोर करूँगा कहीं पे, इसके लिए मेमोरी चाहिए, फिर उसको एनालाइज करूँगा, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो प्रोसेस आपने यहाँ पर देखी, इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और वो हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना था। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रोसेस थी, ये पहले मैन्युअली होती थी। ये डेटा कंपाइल करके फिर डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले मैन्युअली होती थी। ठीक है, एक आदमी फिजिकली जंगल में जाकर चीज़ें इकट्ठा करके, डेटा को इकट्ठा करके उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक, हायर डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाता था। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो है मैन्युअली होती थी। लेकिन आज जो डिजिटल शिफ्ट हुआ, डिजिटल शिफ्ट जो फॉरेस्ट्री में हुआ, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट एप्लीकेशन के लिए। हमको इसमें देखना है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी टेक्नोलॉजीज आजकल के ज़माने में हमारे इंडिया में, इनमें से मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। तो हम सारी इन टेक्नोलॉजीज को एक एक करके समझेंगे, और उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड हैं, GIS सॉफ्टवेयर जो इंडिया में यूज़ होते हैं, GPS सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं, रिमोट सेंसिंग के बेस पे जो चीज़ें यूज़ होती है, कौन से पोर्टल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, क्या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कुछ कंजर्वेशन होती है इंडिया में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यूज़ होती है, उनको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेसिकली हम इस टॉपिक में, हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स मूव द लेक्चर स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले हमारा हम जो देखने वाले हैं वो है कि पहले क्या होता था। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनली इन्वेंटरी मेथड, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर एक आदमी देख सकते हो, ये हाथ में पेन और पेपर लेके डेटा को कलेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स फिजिकली जो है, ट्रेडिशनली जो है, ये डेटा को कलेक्ट करने के लिए फिजिकली वहां पर जाना पड़ता था। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट एसेट्स कलेक्ट करने के लिए फिजिकली इसको वहां पर जाना पड़ता था। फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ, डिजिटल शिफ्ट हुआ फॉरेस्ट्री में, डिजिटल फॉरेस्ट्री का बेसिकली एरा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब एरा स्टार्ट हुआ, एक आदमी है, डेटा कलेक्ट करना है अबाउट दिस ट्री, बट इसके हाथ में लैपटॉप है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटली कलेक्ट कर रहा है यूजिंग सर्टन सॉफ्टवेयर, GIS सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल फॉरेस्ट्री का बेसिकली आगाज होता है 20th सेंचुरी में। यहाँ पर क्या होता है, जो एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी है और डेटा एनालिटिक्स, इसका यूज़ होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। ठीक है, बेसिकली यही मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी से। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, यहाँ से डिजिटल शिफ्ट हुआ।
उसके बाद कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, कौन कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमको पढ़ने हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सारी चीजें हम देख लेंगे। एक तो जीपीएस टेक्नोलॉजी है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में यूज होती है, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर्स। ये सारी डिटेल्ड तरीके से हम एक एक करके कवर करेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी पोर्टल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जितने भी एप्लीकेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा एवोल्यूशन हम देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ डिजिटल फॉरेस्ट्री का एवोल्यूशन। इंडिया ने सबसे पहले 1980s, आप डेट याद रख लेना, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसने यहाँ पर सैटेलाइट का यूज करके फॉरेस्ट कवर को एसेस करने की बात की है, फॉरेस्ट कवर को एसेस किया 1980s में। टू बी एग्जैक्ट ये कब स्टार्ट हुआ, 1983 में। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली इन सैंपल्स में, लेकिन 1983 में ये जो एनआरएसए है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इन्होंने पहली बार एक फॉरेस्ट मैप बना लिया, पहली बार एक फॉरेस्ट मैप डिजाइन किया यूजिंग द सैटेलाइट डेटा। दैट मीन्स सैटेलाइट इमेजरी से, सैटेलाइट यूजिंग द सैटेलाइट इमेजरी, उन्होंने एक डेटा, एक मैप तैयार किया फॉरेस्ट का। ये सबसे पहले कब हुआ, 1983 में बाय एनआरएसए। ये पॉइंट आप याद रख लेना। उसके बाद 1987 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये पहला फॉरेस्ट कवर असेसमेंट करता है सैटेलाइट डेटा को यूज करके। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है एनआरएसए ने क्या किया, फॉरेस्ट कवर मैप बनाया, फॉरेस्ट मैप बनाया यूजिंग सैटेलाइट डेटा। एफएसआई ने क्या किया, इन्होंने फॉरेस्ट असेसमेंट की यूजिंग द सैटेलाइट डेटा, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट तो रिमोट सेंसिंग है ना, रिमोट सेंसिंग क्या होती है वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको याद रखना है कि जो जीआईएस, सबसे पहले हम जीआईएस और जीपीएस, सबसे पहली टेक्नोलॉजी हम देखेंगे कि हम जीआईएस और जीपीएस को कैसे यूज करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। हम जीआईएस और जीपीएस का कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए ये आपको समझना है पहले कॉन्सेप्ट, फिर हम एप्लीकेशन में आपको इसको बताऊंगा कौन से यूज होते हैं। देखिए जीपीएस में क्या होता है, जीपीएस से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जीपीएस जो है, जीपीएस से हम लोकेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कि ये कोई फॉरेस्ट है, यहाँ कोई फॉर एग्जांपल ट्री है, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्री है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको रिकॉर्ड करनी है, इसके लिए क्या यूज होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, दैट इज जीपीएस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन रिकॉर्ड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज जीपीएस। और जीआईएस क्या है, जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीआईएस दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या करते हैं, हम कैप्चर करते हैं किसी डेटा को, किसी ट्री को कैप्चर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर डिस्प्ले करेंगे उस जियोग्राफिकल डेटा को, कहाँ पर, मैप में। यहाँ पर आपको मैं जीआईएस का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जीआईएस में अगर आप यहाँ पर आओगे तो लेयर्स में डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, एक ट्री है फॉर एग्जाम्पल, चलो यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्ट्रीट डेटा हमको, स्ट्रीट डेटा जो है इसकी हमने इमेज उठाई, इसका हमने डेटा जो है वो कलेक्ट किया जीआईएस सॉफ्टवेयर में, और एक लेयर में इसने स्टोर किया, ठीक है। बिल्डिंग का डेटा इसने स्टोर किया दूसरी लेयर में, वेजिटेशन डेटा जो है इसने तीसरी लेयर में स्टोर किया, फिर इन तीन टाइप्स ऑफ डेटा को इसने इंटीग्रेट किया, मर्ज किया, फिर आपको जो है एक ऐसा मैप इसने क्रिएट करके दिया। ये किसने करके दिया, ये जीआईएस से हुआ, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यहां से आप चीजों को फिर एनालाइज कर सकते हो, चीजों को एनालाइज कर सकते हो, कौन सी चीज कहां पे होनी चाहिए, कहां पे डेंस वेजिटेशन है, कहां पे स्पार्स वेजिटेशन है। उस बेस पर फिर आप प्लानिंग कर सकते हो कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है जीआईएस कैसे वर्क करता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जीपीएस और जीआईएस क्या है। तो बेसिकली जीपीएस से हम लोकेशन रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज की, और जीआईएस से हम मैपिंग करते हैं, यानी जियोग्राफिक जो भी जियोग्राफिक डेटा है उसको हम मैप करते हैं, उसको मैप करते हैं जीआईएस से, जीपीएस से। फिर जो मैप डेटा है उसको हम, उसकी लोकेशन हम कैसे पता कर सकते हैं, जीपीएस से। ये दो चीजें आप याद रख लेना। अब हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ये आपको समझने की यहाँ पे नीड है। सबसे पहले देखिए, डेटा हम कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, फॉरेस्ट से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्री स्पीशीज है, कोई ट्री स्पीशीज है, और हमें इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। ये एक रेयर ट्री स्पीशी है, हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, डेटा को हम इंटीग्रेट करते हैं। डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए के बाद हम एनालाइज करते हैं डेटा को। उसके बाद ये जीआईएस के थ्रू जो है उसकी मैपिंग होती है, उसकी विजुअलाइजेशन होती है, आप उसको मैप पर देख सकते हो, ठीक है। इस बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो और आप मॉनिटर कर सकते हो इस स्पीशी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली आप जीआईएस का कैसे प्रयोग करते हो
इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ में आएगा कि हम GIS और GPS को फॉरेस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ पर यूज करते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स को मैप करने के लिए। जैसे ये आप इमेज देख सकते हो, एक यहाँ पर मैप हमने क्रिएट किया जहाँ पर फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई, फॉरेस्ट में कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है, कौन से टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, कौन सी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, इन सारी चीज़ों को हम एक जगह मैप करेंगे। तो ये जो है कैसे मैप करेंगे, GIS और GPS टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ हम करते हैं। तो दूसरी चीज़, जब हमने मैप किए सारी चीज़ें, उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं फॉरेस्ट में कौन सी चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो 2015 का फॉरेस्ट मैप है यूजिंग GIS एंड GPS जो हमने बनाया, ये 2025 का मैप है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेजिटेशन डेंस है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। यहाँ पर जो वेजिटेशन है दैट इज स्पार्स। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पैचेस में डिफरेंस, यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है तो यहाँ पर ग्रीनरी कम है। 10 सालों में इतनी चेंज आई है। तो हम मॉनिटर कर सकते हैं कि फॉरेस्ट में कौन सी चेंजेस आई है। या यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, ठीक है, वेजिटेशन की। तो इस चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं कैसे, जब हमारे पास मैप होगा। जब हमारे पास मैप होगा हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि फॉरेस्ट में कौन सी चेंजेस आई हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, GIS और GPS से पॉसिबल हुआ, ठीक है। इसी तरह आप हार्वेस्ट ऑपरेशन को प्लान कर सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको हार्वेस्टिंग करनी है, लीगली आपको ट्री कटिंग करनी है फॉर एग्जांपल इस एरिया में, तो आप एक सेकंड, आपको यहाँ पर ट्री कटिंग करनी है। ये एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट है जहाँ पर आप ट्री कटिंग कर सकते हो लीगली विथ परमिशंस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि इस मैप के थ्रू कि क्या यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है, क्या यहाँ पर आराम से रोड ट्रांसपोर्टेशन ठीक है कि नहीं है। उस बेस पर आप प्लानिंग करोगे कि यहाँ पर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह वाइल्ड फायर्स को मैनेज कर सकते हो यूजिंग GIS एंड GPS टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पर डिजिग्नेट किया कि ये जो मेरा जोन है ये फायर प्रून जोन है, ठीक है, यहाँ फायर लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये यहाँ पर वाइल्ड फायर प्रून जोन है, ठीक। अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ इस रीजन में फायर जो है वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाती है, तो जो बेसिकली जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है इस पॉइंट पर पहुंचना। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मैप अवेलेबल है। हमने GIS और GPS का यूज़ करके यहाँ का मैप बनाया है, हमको यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो फायर फाइटर्स के लिए इट वुड बी ईजी यहाँ तक जो है पहुँचना। सो बेसिकली वाइल्ड फायर्स को मैनेज करने में भी GIS और GPS का यूज़ होता है। अच्छा, फॉरेस्ट हेल्थ को एसेस करने के लिए जैसे मैंने बताया, हम 2 पीरियड ऑफ टाइम के फॉरेस्ट को कंपेयर करते हैं, उससे हमें फॉरेस्ट का जो हेल्थ है उसको हम एसेस कर सकते हैं। इसी तरह डेटा कलेक्शन को एक्यूरेटली हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये अगर मैन्युअली यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहा है ये बंदा इस ट्री के बारे में, तो इसमें चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें एरर हो सकते हैं, ठीक है। एरर होने के बहुत सारे चांसेस हैं इस डेटा में। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल इस डेटा की लोकेशन यहाँ पर है, ये अपने हाथ से इसका मैप बनाएगा, तो देयर आर चांसेस कि इसमें एरर रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो देयर आर चांसेस कि ये मैप है उसको यहाँ पर शो करेगा, तो इसमें इतना यहाँ पर एरर आएगा, डिस्टेंस एरर आएगा। तो ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ खत्म हो गई किससे, GIS और GPS से हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। तो इस तरह से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं जो फॉरेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं। फॉरेस्ट एट्रीब्यूट्स मीन्स जैसे सॉइल टाइप कौन सा है फॉरेस्ट का, ठीक है, जैसे कौन सा फॉरेस्ट टाइप है, जैसे इसमें कौन से टाइप इसके स्पीशीज रहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम मैप कर सकते हैं, एक डिजिटल मैप उसका क्रिएट कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, यूजिंग GIS एंड GPS टेक्नोलॉजी। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर इससे हमें क्या लेना देना है, इससे आपको लेना देना ये है, जब आप समझोगे कि GIS और GPS कैसे बेसिकली यूज होता है फॉर द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स, इससे आपको ये चीज़ अब समझ आएगी कि जो भी GIS और GPS बेस्ड एप्लीकेशंस इंडिया में यूज़ होती हैं उनको आपने नाम याद रखना है और वो कैसे काम करती हैं अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट है GIS और GPS का। दैट्स वाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन जो आप याद रखोगे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव दैट इज E-Green Watch पोर्टल।
ई ग्रीन वॉच पोर्टल आप याद रखना, इसको एफएसआई ने डेवलप किया है। कैंपा जो है इसको फंड करता है। कैंपा की फुल फॉर्म भी याद रखना, कंपनसेटरी फॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या करता है, ये जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी, आगे हम पढ़ेंगे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, ये दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करता है। जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी को यूज करता है फॉरेस्ट क्लियरेंस और प्लांटेशन प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, मतलब डिफॉरेस्ट्रेशन और अफॉरेस्ट्रेशन को ट्रैक करने के लिए जो है जीआईएस और सैटेलाइट का यूज करता है। ई ग्रीन वॉच पोर्टल, ठीक है, ये नाम आप याद रख लेना। उसके बाद वन अग्नि जियो पोर्टल एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है। ये एफएसआई ने डेवलप किया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये भी बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जो फॉरेस्ट फायर डेटा है, कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है वो ट्रिगर हुए हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट 10 ईयर्स में, उसका आपको डेटा जो है वो इस ऐप पर मिलेगा, इस पोर्टल पे आपको मिलेगा। ये ऐप आप इस ऐप का नाम आप याद रख लेना, इस पोर्टल का, ठीक। इसी तरह IGIS बेसिकली ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड जीआईएस बेस्ड सिस्टम है। ये भी जीआईएस बेस्ड है। अब मैं जब बोलता हूँ आपको जीआईएस बेस्ड है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड, अब आपको चीजें समझ आ रही हैं, बिकॉज आपको पता है कि जीआईएस है क्या। जीआईएस के थ्रू हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की मैपिंग करते हैं, उनका मैप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी जीआईएस का यूज़ करता है या किसके लिए, जो भी फॉरेस्ट में प्रोडक्शन है उसकी सर्वेइंग के लिए, ठीक है, प्लानिंग के लिए, या टिम्बर एक्सट्रैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ओवरले हुआ है। तो भारत मैप्स आप याद रखना, ये है भारत मैप्स। भारत मैप्स भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मल्टी लेयर जीआईएस प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये नेशनल लेवल का, आप इसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की, यानी फॉरेस्ट बाउंड्रीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस पर देख सकते हो, वो इस पर अपलोडेड है। ट्रांसपोर्ट लेयर्स की या फॉरेस्ट लेयर्स की या ये जो इन्फॉर्मेशन है भारत मैप्स पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है। ये एप्लीकेशंस आप याद रखना, जीपीएस या जीआईएस बेस्ड फॉरेस्ट एप्लीकेशन जो यूज होते हैं इंडिया में। एक तो है ई ग्रीन वॉच पोर्टल, वन अग्नि जियो पोर्टल, IGIS और भारत मैप्स। इनका आपको याद रखना है कि ये किसने डेवलप किया, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट खाली जितनी भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उनको यहाँ पर आपके लिए लाया है। इसके बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, दैट इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग है क्या, बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स कि रिमोटली हमें, दूर से ही हमें, विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब हम रिमोटली किसी टारगेट ऑब्जेक्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी टारगेट ऑब्जेक्ट का डेटा जब हम दूर से ही कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। यानी डेटा कलेक्ट करना अबाउट एन ऑब्जेक्ट या अबाउट एन प्लेस विदाउट एनी एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। कैसे होता है ये वर्क, कैसे करता है, टारगेट ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, सेंसर्स लगे होते हैं, जो उस रेडिएशन को, जो सैटेलाइट और ड्रोन पे सेंसर्स लगे होते हैं, वो उस रेडिएशन को बेसिकली कलेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, फिर उस रेडिएशन को प्रोसेसिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां पर उस रेडिएशन को इंटरप्रिटेशन उसकी और एनालिसिस उसकी होती है और उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये सन है फॉर एग्जांपल, ये टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट है जिसका डेटा जो है हमें बेसिकली इसकी रेडिएशन जो है, इससे डेटा डिकोड करना है। तो सन से इस पर रेडिएशंस आएंगे, ठीक है। अब ये रेडिएशंस इसकी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा वापस, जो ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं, यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं, यहाँ पर जो सैटेलाइट है इसके जो सेंसर्स हैं वो इन रेडिएशंस को कलेक्ट करेगा, कैप्चर करेगा। ये रेडिएशंस डिफरेंट वेव लेंथ्स के होंगे जिनको ये कैप्चर करेगा और उनको प्रोसेसिंग स्टेशन में सेंड करेगा। प्रोसेसिंग स्टेशन में ये सारी वेवलेंथ्स प्रोसेस होके इनकी एनालिसिस होगी और फिर यहाँ से जो है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन इस टारगेट डेटा के बारे में जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रिमोट सेंसिंग का। तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी। मल्टी स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें बेसिकली इमेजेस, बहुत सारी टारगेट की बहुत सारी इमेजेस जो है ये सेंसर के थ्रू कैप्चर की जाती हैं, ये कैमरा के थ्रू कैप्चर की जाती हैं, टारगेट की बहुत सारी इमेजेस। उन्हीं इमेजेस को फिर प्रोसेस करके उस टारगेट की इंफॉर्मेशन वहां से ली जाती है। इसी तरह जो है लिडार मीन्स लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पर लेजर बीम, इस पर जो है लेजर बीम जो है वो हम बेसिकली डालते हैं टारगेट पर और उससे फिर डेटा, उसको सेंस करके फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह रेडार, आपको पता होगा रेडार जो यूज़ होता है इसमें माइक्रोवेव्स यूज़ होते हैं, माइक्रोवेव्स। जैसे ये हर कोई देश जो है डिफेंस के लिए रेडार का यूज़ करता है, आपको पता होगा। एरियल फोटोग्राफी और ड्रोन्स, एरियल फोटोग्राफी में जो प्लेन्स होते हैं वो कंसिडरेबल हाइट से इमेजेस कैप्चर करते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करते हैं टारगेट की, फिर उससे डेटा डायरेक्ट किया जाता है। इसी तरह ड्रोन्स जो होते हैं, ड्रोन्स से भी बेसिकली
बहुत एक कंसिडरेबल हाइट से दूर से ही विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, चाहे थ्रू इमेजेस या किसी और तरीके से, ठीक है। तो ड्रोन्स मेनली जो रिमोट सेंसिंग में दो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, एक तो सैटेलाइट और दूसरे ड्रोन्स। इसके अलावा इन्हीं सैटेलाइट्स में डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं या ड्रोन्स में। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और टारगेट ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन ली जाती है विदाउट द फिजिकल कांटेक्ट, दैट इज व्हाट रिमोट सेंसिंग इज। तो फॉरेस्ट्री में इसका कैसे यूज किया जाता है, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। रिमोट सेंसिंग मतलब टारगेट ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करना विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्टिंग दैट टारगेट ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर आपको समझना है कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको समझनी है, फॉरेस्ट कवर को मैप करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। जैसे हम किसी सैटेलाइट से बहुत सारी इमेज जो है वो कैप्चर करेंगे एक फॉरेस्ट एरिया की, और फिर उसको उन इमेजेस को डिकोड करके उनको उससे एक मैप प्रिपेयर करेंगे। दैट मीन्स फॉरेस्ट कवर को हम मैप कर सकते हैं यूजिंग रिमोट सेंसिंग। इसी तरह वेजिटेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वेजिटेशन क्लासिफाई होने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी जो मैंने आपको समझाया ये यूज होता है। कैसे? बहुत सारी इमेजेस कैप्चर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये टारगेट अभी आप मान लो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये टारगेट फॉरेस्ट है क्योंकि हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना है। जैसे ये फॉरेस्ट है और यहाँ से हमको जो है हमने बहुत सारी इमेजेस ली इसकी यूजिंग सैटेलाइट, हमने बहुत सारी इमेजेस कैप्चर की। उन इमेजेस को फिर ये इमेजेस डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं, इनको हमने प्रोसेस किया प्रोसेसिंग स्टेशन में। फिर यहाँ से एक यूजफुल डेटा आया जिसमें हमें पता चला कि इस फॉरेस्ट की डिफरेंट, यहाँ पर इसने क्लासिफिकेशन मॉडल यहाँ पर लगा हुआ होता है जो बेसिकली वेवलेंथ्स की बेस पर यहाँ पर क्लासिफाई करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के। यहाँ पर वेजिटेशन टाइप ए है, वेजिटेशन टाइप बी है, वेजिटेशन टाइप सी है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी को यूज़ करके ये चीज़ें हमने यहाँ से डिटेक्ट की। तो ये भी रिमोट सेंसिंग से हुआ। इसी तरह अगर कोई चेंज मॉनिटर करना, जैसे डिफॉरेस्टेशन में कितनी चेंज आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हम देख सकते हैं। कैसे? सैटेलाइट इमेज से हम देख सकते हैं। सैटेलाइट इमेज एक साल की आप दूसरे साल की सैटेलाइट इमेज से कंपेयर करके देखो, आपको पता चलेगा डिफॉरेस्टेशन में कितनी चेंज आई है, ठीक है। ये किस स्पेस से डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो रही है। इसी तरह फायर्स को आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, आप फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर कर सकते हो रिमोट सेंसिंग से। ये भी आप ऐसी सैटेलाइट डेटा से ही कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप जो फॉरेस्ट पैरामीटर जैसे बायोमास हो गया, फॉरेस्ट का पूरा बायोमास जो है, इसमें जितना भी बायोमास है वो आप मेजर कर सकते हो यूजिंग द लिडार टेक्नोलॉजी, ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। इस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से आप पूरा बायोमास जो है वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। तो आपको आप पता चला कि रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग से हम कैसे फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट्री में कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड कि रिमोट सेंसिंग बेस्ड फॉरेस्ट एप्लीकेशन कौन सी इंडिया में यूज होती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले आप याद रखोगे FCM GT ऐप, दैट इज, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, ये एक नेशनल लेवल ऐप है, फॉरेस्ट कवर मैपिंग ग्राउंड ट्रूथिंग मोबाइल ऐप। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया। इससे क्या होता है, फॉरेस्ट कवर को मैप और एसेस किया जाता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसी का जो स्टेट वर्जन है, ये नेशनल लेवल का वर्जन है, इसका जो स्टेट वर्जन है जो हर स्टेट में अवेलेबल है, दैट इज GT स्टेट ऐप, दैट इज ग्राउंड ट्रूथिंग स्टेट ऐप। ये भी फॉरेस्ट को मैप करने के लिए, बट ये स्टेट वाइज है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन किए जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरह अरण्या भूमि ऐप आप याद रखना, ये कर्नाटका बेस्ड ऐप है। इसमें हम जो फॉरेस्ट बाउंड्रीज जो है उसको उनको जियो टैग करके इस ऐप में अपलोड करते हैं, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो फॉरेस्ट वॉचर ऐप, सबसे इंपॉर्टेंट कोई ऐप अगर है इस स्लाइड में, दैट इज फॉरेस्ट वॉचर ऐप। ये फॉरेस्ट वॉचर ऐप बेसिकली एक ग्लोबल ऐप है जिसको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ये है जो बेसिकली फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए काम करता है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने ही एक ऐप बनाई, दैट इज फॉरेस्ट वॉचर ऐप। इससे क्या होता है, इससे आपको डेटा जो है, डेटा ऑफलाइन अवेलेबल हो जाता है। डेटा जो है नेविगेट टू द एरियाज ऑफ सस्पेक्टेड ट्री कवर लॉस, आप इसमें जहां पर भी जो ट्री कवर लॉस सस्पेक्टेड है कि इस एरिया में सस्पेक्टेड है कि ट्री कवर लॉस हो सकता है, ठीक है, वहां पर आप नेविगेट कर सकते हो या आपको वो एरियाज यहाँ पर आप देख सकते हो इस ऐप में, ठीक है। जो भी फील्ड डेटा है जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये फॉरेस्ट वॉचर आप एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना अपने फोन में। उसके बाद भुवन पोर्टल आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट, डेडली इंपॉर्टेंट। ये किसने डेवलप किया, ये डेवलप की इसरो ने और ये डेवलप की NRSC ने।
नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने मिलके। तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्स को हम मॉनिटर करते हैं, उसको हम मैप कर सकते हैं। देखो अभी जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना मॉनिटर करते हैं, फॉरेस्ट को मैप करते हैं, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फॉरेस्ट को हम कैसे रिमोट सेंसिंग से कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, फॉरेस्ट को हम कैसे मैप कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग से, सैटेलाइट के थ्रू। अब ये चीज़ें जो है आपके लिए कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में आई है, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया। तो भुवन पोर्टल आप याद रख लेना, इसरो और एनआरसी जो है मिलके इन्होंने ये बनाया, ठीक। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को इसमें मॉनिटर किया जाता है, फॉरेस्ट फायर्स को डिटेक्ट किया जाता है, अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव जो है उनको प्लान किया जाता है। इसी तरह आप याद रखोगे फॉनिस, ये हिमाचल प्रदेश बेस्ड एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेस्ट ऑनलाइन नर्सरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करता है, ये बेसिकली नर्सरी जो होती हैं, फॉरेस्ट नर्सरीज, उनको मॉनिटर करता है और यहाँ से आप प्लांट ऑर्डर भी कर सकते हो। बेसिकली प्लांट स्पीशीज कोई पर्टिकुलर उसको ऑर्डर कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ये है फॉनिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रिमोट सेंसिंग बेस्ड एप्लीकेशन, ये आप याद रख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए यूज होती है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑडियो सेंसिंग। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, जो भी फॉरेस्ट की साउंड्स हैं, फॉरेस्ट में जो भी साउंड्स होती हैं उनको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले उनको कैप्चर किया जाता है। जो भी साउंड्स होती हैं फॉरेस्ट की, उनको कैप्चर किया जाता है, फिर एआई के थ्रू उनको एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। कैसे, वो हम इस पिक्चर से समझते हैं, फिर हम वापस इस पे आएंगे। जैसे कोई यहाँ पर सेंसर लगा है, ठीक है, ये कोई यहाँ पर सेंसर लगा है, साउंड सेंसर, एकॉस्टिक सेंसर यहाँ पे लगा है। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली हम इलीगल लॉगिंग डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई पोचर आया, ठीक है, पोचिंग करने के लिए, या कोई इलीगल लॉगिंग करने के लिए आया है, इलीगल ट्री को कट करने के लिए आया है, तो ये जो चेन सा है बेसिकली, जब ये चेन सा की साउंड यहाँ पर हो जाएगी तो ये जो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है ये इस साउंड को कैप्चर करेगा, ठीक है। ये साउंड को कैप्चर करके बाद इस ऑडियो की प्री प्रोसेसिंग होगी, इससे नॉइज़ को फिल्टर आउट किया जाएगा और नॉइज़ को फिल्टर आउट करने के बाद इसके जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, उनको अलग किया जाएगा। उनको फिर ये जो एआई का क्लासिफिकेशन मॉडल है, इसमें इन पैरामीटर्स को डाला जाता है। एआई क्लासिफिकेशन मॉडल का क्या करता है, ये इन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके ये बताता है कि ये साउंड लीगल है या इलीगल है, ठीक है। इसको पहले ही प्रोग्राम किया हुआ होता है हमने, तो ये उस बेस पर बताएगा कि ये जो साउंड है, ये जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है इस साउंड की, क्या ये लीगल है कि इलीगल है। कैसे पता, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको लगा कि ये जो साउंड है ये चेन सा की साउंड है, ये चेन सा की साउंड है, तो ये अलर्ट देगा आगे, फॉरेस्ट रेंजर्स को अलर्ट देगा आगे, अथॉरिटीज़ को अलर्ट देगा कि ये जो है ये इलीगल साउंड है और अलार्म यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम इस पूरे सिस्टम से जो है इलीगल लॉगिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ये जो रॉ ऑडियो होता है फॉरेस्ट से, उसको एक्शनेबल डेटा में कन्वर्ट करता है। कैसे, ये इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, सोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, ये यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे, देखो एकॉस्टिक सेंसर्स लगे होते हैं जो साउंड को सेंस करते हैं और उस साउंड को कैप्चर किया जाता है। जैसे चेन सा की साउंड हो गई, या कोई अनऑथोराइज्ड व्हीकल है, कोई अनऑथोराइज्ड व्हीकल है किसी पोचर का, उसकी साउंड जो है वो भी ये कैप्चर करके अलर्ट देगा आगे अथॉरिटीज़ को कि कोई यहाँ पे इलीगल पोचिंग करने के लिए आया है। तो इसी तरह एआई जो एल्गोरिदम है वो इस साउंड को एनालाइज करता है, साउंड पैटर्न्स को रियल टाइम में डिटेक्ट करके उसी टाइम पर जो है आगे वो मैसेज सेंड करता है और इस तरह से हम इलीगल एक्टिविटी जो है उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, हम इलीगल लॉगिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम पोचिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया, पोचर आया, उसकी गाड़ी की जो, उसकी व्हीकल की जो आवाज़ है उसको डिटेक्ट करके जो है आगे अलार्म बजेगी, तो इस तरह पोचिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो है बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, यानी फॉर एग्जांपल डिफरेंट बर्ड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स हैं, उनकी चर्पिंग जो है, उनकी चर्पिंग साउंड जो है, उनको एनालाइज करके उनकी पॉपुलेशन भी एसेस की जा सकती है बाय एआई क्लासिफिकेशन मॉडल्स, ठीक है। इस तरह वाइल्ड फायर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। वाइल्ड फायर से जो क्रैकिंग साउंड है, उन क्रैकिंग साउंड को मॉनिटर करके पता ये सेंस करेगा क्रैकिंग साउंड। जब ये सेंस करेगा, ये आगे अलर्ट भेजेगा कि ये फॉरेस्ट फायर जो है वो ट्रिगर हुआ है, तो उस क्रैकिंग साउंड को भी सेंस करने के लिए सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड में ये है कि अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश जो है ये पहली स्टेट बनी इंडिया की जिसने एआई बेस्ड रियल टाइम ऑडियो अलर्ट सिस्टम, ये जो मैंने यहाँ पर समझाया ना पूरा टेक्निकल चीज़,
कि एआई बेस्ड ऑडियो अलर्ट सिस्टम फॉरेस्ट में कैसे काम करता है, ये इसकी वर्किंग मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किसने किया प्रैक्टिकली, रिसेंटली आपके लिए करंट अफेयर भी हो जाएगा, अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश ने पहली बार ये वाला ऑडियो अलर्ट सिस्टम जो है इंप्लीमेंट किया है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ब्लॉकचेन, अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन को हम टिम्बर ट्रैक करने के लिए कैसे यूज करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं। तो इससे पहले देखो डायरेक्ट अगर मैं आपको एप्लीकेशंस बता देता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है, रिमोट सेंसिंग ये है, तो आपको वो दिमाग में कभी नहीं बैठता, ठीक है, बार बार रटना पड़ता है चीज़ों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझो आप एक डिजिटल लेजर सिस्टम है, एक डिजिटल लेजर सिस्टम है। लेजर मतलब कोई खाता, ठीक है, खाता आप बनाते हो तो एक डिजिटल खाता बनता है जो सिक्योर होता है, ठीक है। डेटा का एक खाता बनता है जो सिक्योर होता है, जिसमें कोई टेम्पर नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड मीनिंग जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे ये डेटा स्टोर होता है। मतलब अगर आपको एक चीज़ पे, अगर आपको एक जगह अगर आप चेंज करोगे डेटा, उसमें टेम्परिंग करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये डेटा बहुत जगह सेव होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे सेव होता है और हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होता है। मतलब अगर आप यहाँ चेंज करने की कोशिश करोगे, टेम्परिंग की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर जो है अलर्ट जाएगी कि इस डेटा को चेंज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। उसके बाद ये जो डेटा की चेन, ब्लॉक चेन मतलब जो डेटा ब्लॉक्स हैं उनकी एक चेन बनती है, ऐसी चेन बनती है कि उसको आप टेम्पर नहीं कर सकते हो, वो टेम्पर प्रूफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओवरऑल अगर आप पूछोगे वन वर्ड में, तो ब्लॉक चेन मतलब डेटा को सिक्योर करने का एक सबसे बेस्ट जो इस टाइम पे तरीका है, दैट इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक। इसमें डेटा ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स हर एक जो भी स्टेक होल्डर है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि डेटा जो है वो क्या है, डेटा की इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ये इम्यूटेबल होता है, मतलब अगर आप एक बार इसमें डेटा डालोगे, इसके बाद जो है आप उस डेटा को वहां से वापस नहीं निकाल सकते हो। इट इज इम्यूटेबल एंड इट इज वर्चुअली टेम्पर प्रूफ। इसमें आप एडिटिंग या डिलीट जो है डेटा वो नहीं कर सकते हो, इट इज टेम्पर प्रूफ, ठीक। अब आप बोलोगे सर ब्लॉकचेन का जो है इसका क्या यूज है फॉरेस्ट्री में। आपने हमें कॉन्सेप्ट समझाया कि ब्लॉकचेन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल डेटा की सिक्योरिटी के लिए एक हम चेन क्रिएट करते हैं जिसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, दैट इज ब्लॉकचेन। अब इसका क्या यूज है इसमें फॉरेस्ट्री में, यूज है क्या, यूज है देखो। सबसे पहला यूज है हम इलीगल लॉगिंग जो है, हम इलीगल लॉगिंग जो है उसको कम्बैट करते हैं। यानी इलीगल लॉगिंग मतलब जो टिम्बर बेसिकली हार्वेस्टिंग होती है इलीगली, उसको हम कम्बैट कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लॉकचेन से। कैसे, इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, सीधे एप्लीकेशन 5-6 के नाम बता दो, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको शायद टॉपिक समझ में आया ही नहीं है। तो फिर इस ये टॉपिक का मकसद ये है कि आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी है डिजिटल टेक्नोलॉजीज, वो कैसे इंप्लीमेंट होती हैं फॉरेस्ट्री में, वो आपको समझना जरूरी है। ये है बेसिकली टॉपिक का मतलब। अगर आपको कोई ऐसे करके एप्लीकेशन 5-6 याद करवा रहा है तो ही इज फूलिंग यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉकचेन में देखो, ये ब्लॉकचेन जो डेटा की बनती है डेटा को सिक्योर करने के लिए, इससे क्या फायदा होता है फॉरेस्ट्री में। सबसे पहले एक फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सोरेस है, यहाँ से टिम्बर कट हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट है जहाँ पर जो हार्वेस्टिंग है लीगल हार्वेस्टिंग हुई, लीगली कोई ट्री जो है वो कट हुआ, ठीक। जब ये ट्री कट हुआ उसके बाद जो फॉरेस्टर के पास पहुंचेगा, ये मेक श्योर करेगा कि ये जो ट्री है ये सस्टेनेबल सोर्स से ही काट हुआ है, यानी गलत जगह काट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हार्वेस्टर आएगा, हार्वेस्टर इस ट्री को कट करेगा। हार्वेस्टर जब कट करेगा इसके पास एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, एक आईडी क्रिएट हो जाएगी इस ट्री की, जो एक कट करेगा, जो लॉग्स वहाँ पर बनेंगे उनकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ से इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर रोड से, फिर लोरी यानी ट्रक से इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर ये पहुँचेगा सॉ मिल पर, जहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी डेटा की, सॉरी इस लॉग जो है इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी इस सॉमिल क्या है, यहाँ पर भी ये आईडी अपना चेक करेगा कि क्या ये यहाँ पर आईडी चेक करेगा। क्यों, मैंने आपको बोला था डेटा ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर जो आईडी बनी है, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आईडी बनी है, इस लॉग की जो आईडी यहाँ पर बनी है, यहाँ पर ये आईडी हर जगह जाएगी। क्यों, मैंने बोला था डेटा इज डिसेंट्रलाइज्ड, ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटा है, डेटा हर किसी के कंप्यूटर के पास जाएगा। इसका मतलब ये आईडी जो है ये हर किसी के पास जाएगी, ठीक है। अब शामिल जो है वो उसकी आईडी चेक करेगा, जब ये आईडी दिखाएगा इसको, ये इससे पता चलेगा इसको कि ये फिर ब्लॉकचेन में देखेगा कि हाँ ये आईडी तो मेरे पास आई है पहले ही, तो ये इसको लीगल मानेगा और इसकी प्रोसेसिंग करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके बाद ये रिटेलर के पहुंचेगा और रिटेलर के बाद पूरा कंज्यूमर तक। ये एक इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये फॉरेस्ट में ऐसी प्रोसेसिंग होती है, ये इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो फायदा क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो बीच में से यहाँ पर
बीच में से यहाँ पर किसी ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर एडिशनल लॉग, कोई एडिशनल इलीगल लॉग्स यहाँ पर ऐड किए, उसने चोरी करने की यहाँ पे कोशिश की, ठीक है, फ्रॉड करने की कोशिश किया। तो जब शामिल, चूंकि ये डेटा सारा कनेक्टेड होता है, जब शामिल पे इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा लॉग यहाँ पर ऐड हुए हैं इसकी आईडी नहीं बनी है, जब ये देखेगा शामिल पर, ये देखेगा कि इसकी आईडी नहीं बनी है, तो यहाँ पर जो है इसको पता चलेगा कि ये इलीगल जो है यहाँ पर चीज़ें हुई है, ठीक है, तो इसको इलीगल माना जाएगा। तो इस तरह से अगर बीच में इस चेन को आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे और यहाँ पर इलीगली लॉग्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर लॉग की एक पर्टिकुलर आईडी होती है जो हर स्टेक होल्डर के पास जो है वो ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होती है। इस तरह से हम इलीगल लॉगिंग को कम्बैट कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन, ठीक। तो स्मगलिंग बेसिकली यहाँ से रोकी जा सकती है, जो स्मगलिंग होती है उसको हम रोक सकते हैं। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे मैंने बोला हर स्टेक होल्डर के पास जो है डेटा अवेलेबल होता है, तो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है ब्लॉकचेन से। और सर्टिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी भी ब्लॉकचेन से क्रिएट होती है। कैसे? जब सॉमिल से यहाँ पर पता चलेगा कि भाई सॉमिल, इनको पता चलेगा कि ये जो डेटा है, ये जो आईडी है इसकी ऑथेंटिक है, तो यहाँ से ब्लॉकचेन के थ्रू ही ऑथेंटिकेशन जो है, सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो आपने देखा होगा कि जो लीगली हम टिम्बर लाते हैं फॉर एग्जांपल डिपो से, उनकी एक सर्टिफिकेशन होती है, उनकी एक सर्टिफिकेट होती है। अगर आपने कभी लाई होगी डिपो से लकड़ी, तो वहाँ पर जो लॉग्स होते हैं उनकी एक सर्टिफिकेशन होती है। वो ब्लॉकचेन से ही सर्टिफिकेशन हम क्रिएट करते हैं। जब वो हर जगह पर जब आईडी मैच हो जाएगी कि ये लीगल है, तो वहाँ पर ब्लॉकचेन के थ्रू हम सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि ब्लॉकचेन को हम यानी डेटा को जब हम सिक्योर करते हैं यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट्री में, आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी इंडियन फॉरेस्ट्री में जो है अभी तक मैंने नहीं देखी कि इस ब्लॉकचेन को यूटिलाइज किया जाता है इंडियन फॉरेस्ट्री में। ये अभी यूटिलाइज नहीं हुआ, ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपकी नॉलेज के लिए ऐड किया था, ये वाली स्लाइड। तो इसके बाद जो है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को ये क्या है और इनको कैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, और फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी को देख लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी आप सबको पता होगा कि सिंथेटिक एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया जाता है, मैन मेड एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया जाता है, जिससे कि यानी रियल वर्ल्ड को रिप्लेस किया जाता है कंप्यूटर वर्ल्ड से। आपने वीआर हेडसेट कभी ना कभी शायद लाइफ में पहना होगा, वो वीआर हेडसेट जिसमें आपको आपकी जो एक कंप्यूटर वर्ल्ड में आप घुस जाते हो, पूरा का पूरा रियल वर्ल्ड रिप्लेस हो जाता है, एक कंप्यूटर वर्ल्ड में आप घुस जाते हो, तो वीआर उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक। आप कोई हेलमेट या वीआर हेडसेट लगाते हो जहां पर रियल वर्ल्ड रिप्लेस हो जाता है कंप्यूटर मेड वर्ल्ड से, ठीक। जैसे कि वीडियो गेम में मोस्टली वर्चुअल रियलिटी का यूज होता है, ठीक। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको ट्रेनिंग देनी है एज अ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, कल को आपको ट्रेनिंग होगी, ठीक है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर कल को आपको ट्रेनिंग होगी, तो वीआर हेडसेट पहना के आपको किसी जंगल में जो है वो डाला जाएगा। तो वहाँ पर आपको ट्री स्पीशीज़ के बारे में फॉर एग्जांपल आपको एजुकेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ट्री स्पीशीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। आपको फील्ड सर्वे करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ऑफिस में बैठकर, ठीक है, कमरे में बैठकर ही सारी चीज़ों आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। डेटा आपको फॉरेस्ट डेटा विजुअलाइज कराया जाएगा, जो वैसे फॉर एग्जांपल पॉसिबल नहीं है फिजिकली वहाँ जाना, उस डेटा को आपको विजुअलाइज किया जाएगा यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वर्चुअल रियलिटी का यूज़ फॉरेस्ट्री में होता है ऐसी ट्रेनिंग के लिए। तो इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी आपको पता है, जब हम रियलिटी को ऑगमेंट करते हैं, जब हम रियलिटी को अपने आसपास की रियलिटी को एनहेंस करते हैं। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपने स्नैपचैट यूज़ किया होगा। स्नैपचैट में जो लेंस होता है वो बेसिकली रियलिटी को ऑगमेंट करता है, यानी आप जो रियलिटी है जो आपको उस लेंस के थ्रू रियलिटी दिखते हैं। जैसे एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस के थ्रू पीछे जो रियल वर्ल्ड है दैट इज़ ये वाला फॉरेस्ट, इसको हमने ऑगमेंट किया, यानी हमने डिजिटली सुपर इम्पोज किया ये वाले ऑब्जेक्ट्स, हमने डिजिटली अपनी स्क्रीन पे ये वाले ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज किए। फिर ये हमें लग रहा है कि जैसे ये जो रियलिटी है इनके साथ इनको भी सुपर इम्पोज किया हमने, ठीक है। जैसे आप स्नैपचैट में करते हो, स्नैपचैट में भी ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ही कॉन्सेप्ट ऑगमेंटेड रियलिटी लेंस ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैजिक लेंस समझो आपके फ़ोन पे, जो डिजिटल थिंग्स ऐड करते हैं आपकी रियल सराउंडिंग में, जैसे स्नैपचैट की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। तो AR एक टेक्नोलॉजी है, AR जो फॉरेस्ट में यूज़ होती है उसको बोलते हैं SLAM, साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस अब नाम याद रख लेना SLAM। और एक चीज़ दैट इज़ ऑप्टिकल सी थ्रू डिवाइस,
क्योंकि अगर मैं स्लैम को एक्सप्लेन करने यहाँ पे बैठूँ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बीटेक लेवल का एक टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। तो आपको ऑप्टिकल सी थ्रू डिवाइस मतलब जैसे स्नैपचैट, यहाँ पर एक लेंस है, इसके थ्रू आप ये भी देख सकते हो रियल वर्ल्ड, और इस पर जो डिजिटली सुपर इम्पोज हुआ है, ऑगमेंट हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सी थ्रू डिवाइस। अगर आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ देखनी है तो माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस आप डाउनलोड कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस या स्नैपचैट आपके पास है ही, दैट इज एक्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी आपको समझ आया, यहाँ पर हम पूरा रिप्लेस ही करते हैं रियलिटी को, कंप्यूटर बेस्ड रियलिटी में जाते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में हम रियलिटी को ऑगमेंट करते हैं, रियलिटी को एनहेंस करते हैं। तो इनका जो यूज़ है वो आपने देख लिया। अच्छा सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गया कि ऑगमेंटेड रियलिटी को भी हम फॉरेस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लेक्चर लंबा हो जाएगा, मुझे आप कमेंट में एक चीज़ बताना, अगर आपको समझ में आ गई ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मुझे आप ऑगमेंटेड रियलिटी बताओ, इसको हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी को कैसे यूज़ कर लेते हैं, एक कमेंट जरूर आप कर लेना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक। तो इसके बाद इस पर भी अभी याद रखना कि वर्चुअल रियलिटी यूज़ होती है इंडिया में थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी का अभी कोई एज सच यूज़ नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे लेक्चर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस पर मैंने जितनी भी बाकी बची हुई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो फॉरेस्ट्री में यूज़ होते हैं इंडिया में, वो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं। देखो सबसे पहले फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं फास्ट, इसको ऑपरेट करते हैं एफएसआई। यहाँ पर जो ये सिस्टम है ये सैटेलाइट डेटा का यूज़ करता है फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर करने के लिए। ये कैसे हम करते हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परिवेश जो है, परिवेश आप याद रखना, ये नेशनल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पोर्टल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल। इससे हम फॉरेस्ट रिलेटेड क्लियरेंस, यानी जो फॉरेस्ट रिलेटेड क्लियरेंस चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट्स को, वो यही से वो क्लियरेंस ले पाते हैं, यही वो अप्लाई करते हैं उन क्लियरेंस के लिए इसी पोर्टल पे, और पोल्यूशन को भी मॉनिटर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और लॉगिंग पेमेंट जो प्रोजेक्ट्स की होती हैं, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स की, उनकी लॉगिंग पेमेंट जो है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन आप याद रखोगे टिम्बर, ये केरला बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप भी है और वेब पोर्टल भी है। यहाँ पर ट्री कटिंग की जो परमिट्स होते हैं, ट्री कटिंग के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको परमिट्स लेने पड़ते हैं, वो यहाँ पर उसके लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है, दैट इज टिम्बर। इसके लिए वाइल्ड वॉच जो है ये भी केरला बेस्ड ऐप है, इसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट्स जो है उनको मॉनिटर किया जाता है इस ऐप के थ्रू। इसी तरह गारुदक्षी जो है ये कर्नाटका बेस्ड एक एप्लीकेशन है, इसमें आप ऑनलाइन एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी फॉरेस्ट क्राइम अगर हो जाए उसके रिलेटेड जो भी एफआईआर है वो आप रजिस्टर कर सकते हो गारुदक्षी ऐप पे, अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हो, जो आप नहीं हो तो बस, लेकिन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जानना है। उसके बाद DG1 पोर्टल जो है ये राजस्थान बेस्ड एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे हम फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और प्लांटेशन वर्क को ऑनलाइन लिया जा सकता है। ऑनलाइन मतलब इसकी जो है जानकारी दी जा सकती है कि कहाँ पर कौन सी प्लांटेशन हुई। ये DG1 पोर्टल है राजस्थान का, ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं। उसके बाद जो है लास्ट वाला स्लाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, स्टार मार्क। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट बेस्ड ऐप जो हैं, फॉरेस्ट बेस्ड पोर्टल्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का एक है, दैट इज JNK जियो पोर्टल, इसको हम डियर्स भी बोलते हैं। JNK जियो पोर्टल जो है ये बेसिकली इसमें अपलोडेड है हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी जो भी JNK के प्रायोरिटी फॉरेस्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्स हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, उनकी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी जो है सैटेलाइट से जो ली हुई है या ड्रोन से, वो आपको मिलेगी कहाँ पर, JNK जियो पोर्टल पर, ठीक। इससे क्या होता है, फिर 1-2 साल की जब हम इमेजेस लेते हैं फिर उनको कंपेयर कर सकते हैं और चेंज मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह पहरेदार ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। पहरेदार ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड जरूर कर लेना, जो भी मैंने ऐप्स बताई ना खासकर जम्मू कश्मीर की, डाउनलोड जरूर एक बार कर लेना। पहरेदार ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जम्मू कश्मीर में, जिससे आप रियल टाइम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फायर्स होते हैं, एनक्रोचमेंट होती है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनका रियल टाइम आप रिपोर्टिंग जो है वो होती है कहाँ पर, पहरेदार ऐप पर। ये रिपोर्टिंग कौन करता है, जो भी फील्ड रेंजर्स होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं इसी ऐप पर। अगर वो कोई इंसिडेंट जो है, फायर इंसिडेंट है या कोई भी जो है वाइल्ड लाइफ ऑफेंस देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे, वो इसी ऐप पर रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह भुवन पोर्टल जो है, मैंने आपको बताया ये इसरो
और NRSC ने मिलकर डेवलप किया था भुवन पोर्टल। ये उस टाइम पे मैंने शायद नहीं बोला था, ये नेशनल लेवल का है, लेकिन हर स्टेट में इसका यूटिलाइजेशन है। इसका मतलब यह है कि J&K में भी जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए भुवन पोर्टल यूज होता है। लास्ट में आप याद रखोगे AIMS, ये J&K बेस्ड है AIMS। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल एक है, जिसको कि एक तो इसके थ्रू अटेंडेंस मैनेज होती है। जो फील्ड वर्कर्स होते हैं फॉरेस्ट में, उनकी अटेंडेंस मैनेज करने के लिए इसको एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। और पेट्रोल मॉनिटरिंग के लिए, जो भी पेट्रोलिंग करते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए इस ऐप का यूज़ होता है। इसके अलावा 3 फैक्ट्स आप लास्ट में याद रख लेना। सबसे पहले डिजिटल ट्री जो है, डिजिटल ट्री आधार, यानी डिजिटल ट्री आधार मिशन के थ्रू चिनार ट्री जो है, इनको जो है क्यों GIS सिस्टम यूज़ करके इनको हर एक ट्री को QR कोड असाइन किया हुआ गया है। आपको पता होगा, अगर चिनार बाग में आप देखोगे या नसीम बाग में आप देखोगे, हर एक चिनार ट्री जो है उनको QR कोड असाइन किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग चिनार ट्री की एज क्या है, चिनार ट्री जो है उसकी गर्थ कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मैंशनड है। तो ये सारे जियो टैग किए गए हैं चिनार ट्रीज को। कब? 2021 में। ये फैक्ट याद रख लेना। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1891 में एग्जिस्टेंस में आया था। उस टाइम पे मुझे आप बताओगे, उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, इस टाइम पे जो है वाइसराय कौन था? इंडिया का वाइसराय कौन था? जम्मू कश्मीर का पहला फॉरेस्ट स्कूल इन बांडीपुर, जम्मू कश्मीर का पहला फॉरेस्ट स्कूल बनता है बांडीपुर में, दैट इज 1911 में। इस टाइम पे आप सबको पता होगा कि इस टाइम पे वाइसराय कौन सा था, क्योंकि इस टाइम पे सजा था क्या? इस टाइम पे सजा था दिल्ली दरबार। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट थी। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमने डिस्कस की, उन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज होती हैं वो हमने डिस्कस की। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इस वीडियो की, इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे इसके अलावा आपको क्विज मिलेंगे। जो भी आपका फॉरेस्ट सिलेबस है, अब मैं कोशिश करूँगा कि इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी से अलाइनड में क्विज डेली आपको प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और जल्दी ही मैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, एक तो वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए और वाइल्ड लाइफ के बाद फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए एक फुल लेंथ मॉक आएगा। और जितने भी रिमेनिंग कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं आपके, या EVS के टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।